नमस्ते। मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। हां, कभी थोड़ी नरमी दिखी, लेकिन सख्ती दोनों के रिश्तों में अक्सर बनी रही है। हाल में पहलगाम में जिस तरह का आतंकी हमला होता है, पाकिस्तान का हाथ सामने आता है और दोनों देशों के बीच में तनाव फिर से चरम पर है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ भारत का रिश्ता क्या कहलाता है, पाकिस्तान का नजरिया भारत के साथ रिश्तों को लेकर कैसा रहा है और क्या व्यवहार है पाकिस्तान का भारतीय अधिकारियों को लेकर, भारत को लेकर, उसके अंदर की बातें समझने के लिए आज हमने अपने मंच पर एक बेहद खास मेहमान को बुलाया है। इनका नाम है रुचि घनश्याम। ये इस्लामाबाद में भारत की पहली महिला डिप्लोमेट रही हैं। 38 साल की विदेश मंत्रालय की सेवाओं में इन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में सेवाएं दी हैं, अलग-अलग मिशंस को अंजाम दिया है और उसी के बाद जब वो रिटायर होती हैं साल 2020 में, उसके बाद वो एक किताब लिखती हैं। किताब का नाम है एन इंडियन वुमन इन इस्लामाबाद 1997 टू 2000 और उसमें वो कहानियां दर्ज करती हैं जिसे आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको मालूम चलेगा कि आखिर ज्यादातर भारतीयों का नजरिया जो पाकिस्तान को लेकर सख्त होता है, वो लहजा तल्ख होता है, वो क्यों होता है। आम तौर पर हम ये बात हमेशा कहते आए हैं कि पाकिस्तानी आवाम उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी की वहां की सरकारें और सेना रही हैं। ये बात कहीं ना कहीं रुचि घनश्याम मैम भी अपनी किताब में पाती हैं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार वहां सेना और सरकार रखती है भारत के प्रति, इसको आज हम इस बातचीत के जरिए डिकोड करने की कोशिश करेंगे। रुचि मैम, बहुत स्वागत है आपका मंच पर। धन्यवाद ऋषि जी, आपने मुझे बुलाया। आपके यहाँ आके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैम, पहली ही लाइन जो मैंने आपके परिचय के लिए पढ़ी कि एक भारतीय महिला, वो भी पहली भारतीय महिला एज ए डिप्लोमेट जो इस्लामाबाद में जाती हैं, यहीं से हम शुरू करते हैं इस चीज़ को। अभी के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे, लेकिन बतौर महिला पहली बार पाकिस्तान जाना, वो भी एक डिप्लोमेट के तौर पर, कितनी चीज़ों से गुजर कर ये फैसला होता है? ये फैसला मैंने तो बहुत ज़्यादा सोचना मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा उसके बारे में। क्योंकि मेरी परवरिश हुई थी काफ़ी समय भोपाल में और मेरा परिवार का एक हिस्सा रहता है लखनऊ में। तो पाकिस्तान से कई लोगों का वहाँ से शादी-ब्याह का रिश्ता है या दूसरी किस्म की रिश्तेदारियाँ हैं। तो मुझे उसके बारे में काफ़ी जिज्ञासा थी कि ये क्या देश है, कैसे वहाँ कैसे लोग रहते हैं। तो मुझे और फिर ऊपर से अगर डिप्लोमेट की निगाह से देखें, तो ये भारत के लिए एक अहम रिश्ता है क्योंकि रिश्ते सिर्फ अच्छे होने से अहम नहीं होते, चैलेंजिंग होने से भी अहम होते हैं। तो ये भारत के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग रिलेशनशिप है। तो मुझे ये भी लगा कि एक यंग उम्र में थोड़ा इसके बारे में अगर नज़दीकी से समझ लें, तो आगे की जो जर्नी है उसमें भी वो काम आएगा। तो मुझे कोई पशु-पेश नहीं हुआ इसके बारे में। मेरे पति को उतनी दिलचस्पी नहीं थी पाकिस्तान में, लेकिन मेरी दिलचस्पी देखकर उन्होंने कहा कि ठीक है, चलते हैं। और उनकी भी भूमिका के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से उन्हें भी आखिरकार इंडल्ज होना पड़ा, उन्हें दिलचस्पी दिखानी पड़ी, हालात सूरत-ए-हाल कुछ और थे हालाँकि, उस पर हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन मैम, आप इस्लामाबाद जाती हैं, आप पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर समझती हैं क्योंकि आप डिप्लोमैटिक मिशन के तहत जाती हैं, तो आपको कई तरह की चीज़ें फेस करनी होती हैं। आज के दौर की पहले अगर हम बात करें, जो देश में जो कुछ घटा, जिस तरह से हुआ हमला, और अगर हम पाकिस्तान की भाषा को डिकोड करें, चूँकि डिप्लोमैटिक लाइन्स आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं, तो वो निंदा नहीं करता है मैम, वो अपनी चिंता व्यक्त करता है कि पहलगाम में जो कुछ होता है। भाषा उसकी कश्मीर को लेकर, वो जो टर्म यूज़ करता है उसने किया, और निंदा नहीं करता है, पूरी दुनिया निंदा कर रही होती है। उसके बाद अचानक से वो चिंता ज़ाहिर करने के बाद टॉप टू बॉटम लोग जो हैं वो कहने लगते हैं कि हाँ ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, फ्री इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। तो ये और एक और घटना घटी इसी दौरान कि जिस आतंकी संगठन ने पहले ज़िम्मेदारी ली इसकी, उसके बाद उसका एक और प्रेस रिलीज़ सामने आया और उसमें उसकी भाषा, उसकी अंग्रेज़ी बहुत बेहतर थी। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि लग रहा है कि इस बार ये आईएसपीआर से टाइप होकर आया है। तो उस पर मैम क्या कहना चाहेंगी, ये जो घटनाएँ हुई? देखिए, पाकिस्तान इस तरह की हरकतें ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है ये। जी।
भारत इस तरह की हरकतें 2 दशकों से ऊपर से देख रहा है और झेल रहा है इनको। तो ये कहना कि उनको सिर्फ़ चिंता हो रही है या कुछ कोई आम-सी बात है, ये आम-सी बात नहीं है। और इस वक़्त जो उन्होंने जो पहलगाम में जो घटा है, ये इतना घृणित अपराध है, मतलब इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो भी कम है। कोई शब्द ही किसी के पास नहीं होंगे कि उसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकें। और यही कारण है कि कश्मीर से लेके नीचे तक, कन्याकुमारी तक, पूरा ईस्ट से वेस्ट, भारत में कोई ऐसा कोना नहीं बचा होगा जहाँ लोगों को इसके ऊपर आक्रोश ना हो। और ये आक्रोश होना वाजिब भी है, क्योंकि इस तरह की घटना, एक मतलब जानवर भी कोई अगर किसी के ऊपर हमला करता है या किसी का शिकार करता है तो वो किसी वजह से करता है, कि उसको भूख लगी है या उसको कोई अपनी लाइफ के ऊपर खतरा लग रहा है। लेकिन यहाँ तो इनोसेंट लोग थे, वो तो दे वर जस्ट टूरिस्ट्स। तो ये तो मतलब इसकी किसी तरह से हम लोग इसको आम घटना नहीं कह सकते। और पाकिस्तान इसके बारे में चाहे जैसा व्यवहार करे, मगर अब धीरे-धीरे तो दुनिया के लोगों को भी इस बारे में, मतलब हमें शायद कुछ ज़्यादा कहना भी ना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान का रोल अब दुनिया में एक्सपोज्ड है। मैम, इस विषय पे एक आध और सवाल है मेरे कि कोई व्यक्ति चिंता व्यक्त करता है और फिर कहता है कि हम प्रूव के लिए रेडी हैं, इंडिपेंडेंट प्रूव करा लीजिए। जी। तो ये कहीं ना कहीं दुनिया को तो ये मैसेज चला गया है कि इन्वॉल्वमेंट की बात कहीं ना कहीं है, इसलिए आप प्रूव को तैयार है। नहीं तो आप तो छाती चौड़ा करके बैठे रहते, जो पहले 2 दिन बैठे हुए थे कि जी हमारा तो कोई हाथ ही नहीं है, इनका अपना मसला है, और जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जी, बिल्कुल, मतलब ये क्या है, प्रोब करेंगे, ऐसे जैसे कोई कमिटी बिठाएँगे और वो आएगा और वो फिर देखेगा, ऐसे ये सब करने का समय नहीं है अब। जो ये जिस तरह की हरकत हुई है, जिस तरह का ये टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ है, इसमें कोई ऐसे कि हम इंडिपेंडेंट प्रोब करेंगे और ये सब कहने से कोई काम नहीं चलेगा। ये समय नहीं है उसका। अच्छा, और मैम एक सवाल और इस विषय पर, जो डिप्लोमेटिक अनाउंसमेंट्स किए गए पहली सीसीएस की बैठक के बाद कि भारत ने जी। जिस तरह के कदम उठाए, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना जी। और वीज़ाज़ को कैंसिल कर देना, मेडिकल वीज़ाज़ जी। को कैंसिल करना, अटारी वाघा बंद हो जाना, तो और अपने राजनयिकों को भी या मिलिट्री अटैचेज़ को हटाना। जी। अ, इस तरह के कदम के ज़रिए क्या भारत ने पहली बुनियाद रखी है कि अब हम वो जो नो नॉनसेंस पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर, उस पर अब ये चीज़ें बढ़ेंगी? भारत अगर इतनी बड़ी कदम उठा रहा है, तमाम वॉर्स के बैकग्राउंड के बावजूद भारत ने कभी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया। बिल्कुल। इस बार ऐसा क्यों हुआ? इसको लेकर कोई समझाइश? आई थिंक मेरा विचार ये है कि जो पाकिस्तान ने हरकत की है, एक वो कहते हैं ना कि पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है। अब मतलब हम ये बात अब साफ है कि भारत की पेशेंस अब बहुत ज़्यादा टेस्ट हो चुकी है, और इसीलिए ये इंडस वाटर्स ट्रीटी, मतलब जिस तरह से सरकार ने एक्सप्लेन भी किया है कि ट्रीटी, जब आप कोई एग्रीमेंट या ट्रीटी करते हैं तो उसमें एक गुड फेथ का एक एलिमेंट होता है कि आप और दोनों तरफ से उसको गुड फेथ से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ गुड फेथ की क्या बात करें, जब एक तरफ से आपके और सिर्फ नेगेटिविटी आ रही है, मतलब टेररिज्म आ रही है। तो ये जो है, ये परिस्थिति कुछ और है, पानी सिर से ऊपर जा चुका है, और ये इस तरह की मतलब इसको आगे टॉलरेट करना संभव नहीं है। अच्छा मैम, अब इसको इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर लोगों ने कहा कि अरे इसको तो अभी 20 साल लग जाएंगे डैम बनाने में, या पानी रोकना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसका पहला एडवांटेज इंडिया के पास ये है कि अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैं कितना पानी छोड़ रहा हूं और कब छोड़ूंगा, ये सब कुछ अब भारत के हाथ में है। तो इस तरह से भी हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान या पीओके के अंदर एक पैनिक की स्थिति रख सकते हैं कि जो लोग भारत पर कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, उसका जवाब ये रास्ता हो सकता है। बिल्कुल, एक्चुअली ट्रीटी में एक तरफ तो ये है कि 3 रिवर्स के पानी, जो वेस्टर्न रिवर्स है उसके पानी पाकिस्तान को जाएंगे, जैसे इंडस, झेलम और चिनाब। और जो ईस्टर्न रिवर्स है, रावी, ब्यास और सतलज, इनके पानी
जो भारत के तरफ ज़्यादा यूज़ होंगे। और मतलब भारत के पास ये राइट है कि दूसरे जो वेस्ट में रिवर्स जा रही हैं उसमें भी एक मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूज़ भारत को अलाउड है। हाँ। तो एक हिस्सा ट्रीटी का ये है, और एक दूसरा जो बहुत अहम हिस्सा है वो है डेटा शेयरिंग। और चाहे लड़ाई हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, भारत की तरफ से गुड फेथ में ये डेटा शेयरिंग रेगुलरली चलता रहा है। जैसे आपने पानी छोड़ा, कितना छोड़ा, कब छोड़ा, तो ये सारी आप इंफॉर्मेशन उनको पहले से दे देते हैं। अब आपके ऊपर, क्योंकि आपने ट्रीटी को अबेयंस में रख दिया है, तो ये भारत के ऊपर अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भारत इसका डेटा शेयर करे। तो अगर बाढ़ आ रही है तो आप पहले से बता देंगे कि भाई बाढ़ आ रही है, तो आप सजग हो जाइए। तो चाहे एक्सेस वाटर हो, चाहे कमती वाटर हो, सो दोनों तरफ से एक्चुअली। और पानी ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा पानी एक बार में रोक लेंगे। हाँ। आपने पानी का कुछ, जैसे ड्राई सीजन है, ड्राई सीजन में पानी कम हो जाता है, उस टाइम पर आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया। जब एक्सेस वाटर का टाइम है, जब बहुत हाँ। प्रेशर से या ज़्यादा पानी आ रहा है और आपने उसको अपने पास नहीं रखा, ये बहुत सी ऐसी इसमें चीज़ें हैं जो कि बहुत सीरियस हैं। और इसके कॉम्प्लिकेशंस पाकिस्तान को झेलने पड़ेंगे फिर। कॉम्प्लिकेशंस तो इसके काफ़ी हैं। ओके। मतलब अगर इसको पूरी तरह से कारगर ये किया गया, जी। तो बहुत ही सीरियस मसला है ये। ठीक है। अब मैम, हम चूंकि इससे जुड़ा हुआ बहुत मसला है, मिलिट्री असेसमेंट्स की भी बात हो रही है कि इंडिया रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। इंडस पर कह रहे हैं कि हम तो जंग कर देंगे, उसके बाद ये कहने लगे हैं कि जी आ जाओ जी, बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ गया है। हम आगे बढ़ते हैं, अब आपके एक्सपीरियंसेस पर बात करते हैं। जी। तो बचपन से जो ख्वाहिश रही कि एक दफ़ा देख आऊँ पाकिस्तान, वो आपके साथ आपकी मेहनत उस दिशा में बढ़ती है। आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आती हैं, उसके बाद आपको मौका भी मिल जाता है जाने का। तो आप पाकिस्तान पहुंचती हैं, इस्लामाबाद पहुंचती हैं, क्या देखती हैं सबसे पहले? हम लोग पहली बार जब पाकिस्तान पहुंचे तो हम लाहौर में उतरे थे, लाहौर एयरपोर्ट पे। और उस वक्त कुछ वहाँ काम चल रहा था, तो बड़ा मतलब मायूस सा लगा एयरपोर्ट। और उसके बाद वहाँ से फिर हम इस्लामाबाद पहुँचे। तो इस्लामाबाद तो ऐसा शहर है, उसमें बड़ी बड़ी सड़कें हैं और काफ़ी हरियाली है, पेड़ लगे हुए हैं। मतलब वहाँ रहने के बाद मालूम चलता है कि ये कितना नीरस शहर है। अच्छा। क्योंकि वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है। जैसे सब बड़ा कुछ तरतीब में है। सड़कें मतलब राइट एंगल पे, और वो क्रिस क्रॉस वाली, मतलब एक बहुत प्लान्ड शहर की तरह है। ऐसा नहीं है जैसे कि आम शहर एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है तो हाँ। कहीं से कहीं बढ़ कि गए और फैलता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है, वैसे नहीं है। मतलब बाद में फैला होगा वो भी, लेकिन जो मेन जहाँ हम लोग रहते थे वो काफ़ी प्लान्ड सा था। तो शुरू में ये था। और हम लोग जब पहुँचे तो एक जो मेरे पहले जो वहाँ पर थे उनका घर उन्होंने खाली किया था, तो 1 महीने तक वो घर अवेलेबल था हमें। तो हम उस घर में पहुँच गए और 1 महीने के अंदर हमें अपना घर ढूँढना था। फिर कुछ दिनों के बाद हमारा सामान भी आ गया, जो बाय शिप आया था, तो वो उसको हमने एक कमरे में रख दिया। घर ढूँढने में जो हमें, दैट वाज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस, कि पाकिस्तान में रहने का पहला एक्सपीरियंस था घर कैसे ढूँढा। हम लोग ने कम 100 से ऊपर घर देखे थे, क्योंकि हमने लिस्ट बनानी शुरू कर दी थी कि इस घर में क्या, ये कब देखा, ये कब देखा, इसमें क्या था, क्या, क्योंकि आप थोड़े दिन के बाद तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो घर देखने में जो हमें कष्ट हुआ, वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था पाकिस्तान का। मैम, घर पर बात हो रही है तो एक घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा। एक इंडियन ऑफिशियल पर उनकी पत्नी, उनके बेटे पर जो हमला होता है, और फिर उसका आपने कॉन्टेक्स्ट लिखा है कि जब ये जानकारी भारत के पास आती है, तो भारत ये बात कहता है कि आप क्या चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ यहाँ दिल्ली में किया जाए, पाकिस्तानी राजनयिक के साथ जो व्यवहार वहाँ पर एक भारतीय अधिकारी के साथ होता है, उनके परिवार के साथ होता है, घर से खींचा जाता है, भीड़ आती है, मारपीट करती है और तमाम चीज़ें होती हैं।
उसके पीछे की कहानी क्या है और उसमें भी बसावट का एक एंगल है, उसको ज़रा अगर आप हमारे कैमरा पे। एक्चुअली वो इंसिडेंट जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो हमारे आने से पहले हुआ था। अच्छा। वो वो बहुत ही एक सीरियस इंसिडेंट था। हमारे हमारे रहते बहुत सारे लोग उठा लिए गए थे हुँ, और उठा के ले जाते थे। उनके साथ मतलब अन्याय अत्याचार टाइप तो हुँ, होता ही था। हुँ। अ, नहीं, ऐसे वो घर को लेकर अगर मैं पूछूँ जी। स्पेसिफिकली घर को लेकर कि जैसे यहाँ तो जितने भी पाकिस्तान के अधिकारी हैं या जो लोग हैं, वो एक कैंपस के अंदर रहते हैं। वहाँ का कैसा इंस्टीट्यूशन है? या जब हम लोग थे वहाँ पर, अब तो हमारा भी एक कैंपस बन गया है, तो मेजॉरिटी हमारे जो लोग हैं वो हमारे कैंपस में ही रहते हैं। लेकिन जब हम लोग थे तब तक ये कैंपस बना नहीं था, तो सब लोग इंडिपेंडेंट घरों में रहते थे। और जैसे हमारा घर था, तो हमारे घर के बाहर मतलब एक आम सी सड़क थी, पर हमारा लोकेशन जो था वो हाई कमिश्नर के घर के एकदम नेक्स्ट डोर था। तो वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी वाले भी रहते थे और पाकिस्तानी क्योंकि वो हम पे भी नज़र रखते थे, वो हुँ, सब पे। हाँ। तो वो वहाँ दिन में तो बैठे ही रहते थे। लेकिन एक हमारे कुलीग थे जिनके ऊपर न्यूक्लियर टेस्ट के बाद उनके ऊपर हमला कर दिया था एक सिक्योरिटी गार्ड ने। तो उनको तो इतना उनकी मतलब इतनी हालत उनकी ख़राब हो गई थी कि उनको अस्पताल में भर्ती किया गया, उनके फ्रैक्चर हो गए थे, उनके स्टिचेस लगे। तो बहुत बुरा इंसिडेंट था और बहुत ही टेंस पीरियड था। मैम पाकिस्तान में राजनयिकों भारतीय राजनयिकों पर कितना नज़र रखा जाता है, कैसे रखा जाता है? पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों पर पूरी तरह से नज़र रखी जाती है। सुबह हम लोग जब ऑफिस जाते थे तो हमारे पीछे एक गाड़ी रहती थी, सफ़ेद रंग की टोयोटा कोरोला, और उसमें 2 आदमी बैठे रहते थे। वो हमारे पीछे-पीछे हम ऑफिस तक जाते थे। हम ऑफिस के अंदर चले जाते थे, हमारे ऑफिस के सामने कोने में एक पेड़ था, उसके नीचे वो लोग अपना गाड़ी-वाड़ी रोक के वहीं बैठ जाते थे। और जब भी हम बाहर निकलेंगे कहीं बाहर जाने के लिए, तो कोई ना कोई उसमें से हमें फ़ॉलो करता था। और वो रात में जैसे 9 बजे तक तो बैठे ही रहते थे। लेकिन हम लोग 2 इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता था कि जगह-जगह इन्होंने अपने लोगों के साथ में वो बना रखा है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि अब जब यंग होते हैं ना तो आप थोड़ा-सा इसमें चुस्की लेते हैं। तो मुझे गाड़ी चलाने का शौक था, मैं एक एक बार मैंने इनको डिच कर दिया। अच्छा, कैसे? तो मैं फ़ास्ट से गाड़ी लेके और एक मुड़ गई हाँ। और वहाँ 2 गलियाँ थीं दोनों दोनों तरफ। तो एक गली में घुस के और मैंने किसी के वो बाउंड्री वॉल के साथ में जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। तो ऐसे ही मज़ा लेने के लिए। तो उन लोग ने देखा होगा, उनको नहीं दिखी गाड़ी, तो वो स्ट्रेट चले गए, उनको लगा मैं स्ट्रेट चली गई। तो मैं वहाँ से जब वो चले गए, तो मैं वहाँ से निकल के और फिर उल्टे तरफ चली गई। तो गए तो थे क्या, टेलर की दुकान पे गई हाँ। थी। और शायद मैं 1 या 2 बार उस जगह गई होंगी, बाकी पहले कभी नहीं गई थी। लेकिन विदिन फ्यू मिनट्स वो वहाँ पहुँच गए। ओह! कहाँ से उनको क्या पता चला, कहाँ से उनको जानकारी मिल गई कि जब मैं वहाँ ड्राइव करके पहुँची, तो आस-पास में वो कहीं भी नहीं थे। अच्छा, लेकिन वो जब पीछे से। विदिन फ्यू मिनट्स वो पहुँच गए, तो इसका मतलब ये था कि वो कहीं न कहीं से उनको मतलब रिपोर्ट मिल जाती थी। तो ये ऑन जॉब, ऑफ जॉब आप किसी भी हालत सूरत-ए-हाल में रहें, घर से बाहर निकल रही हैं, तो आपका पीछा तो होगा ही पीछा होगा। होगा ही होगा। तो मैम आप लोगों को आम पाकिस्तानी शहरियों से मिलने पे भी रोक-टोक थी या क्या था? हमें तो रोक नहीं सकते, अच्छा, क्योंकि हम तो भारतीय हैं, तो हमारे ऊपर मतलब हमारे ऊपर उनकी कोई बंदिश नहीं चलेगी। लेकिन जो पाकिस्तानी आम नागरिक था, उसके लिए तो रिस्की था, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी के ऊपर उसको देखना पड़ेगा। और वहाँ के जो मतलब वो उनके घर पहुँच जाएँगे या उनका उनको थ्रेटन करेंगे। तो आम आदमी के लिए तो ये सब चीज़ें वर्रीसम होती हैं ना, आम आदमी तो इसमें थोड़ा कॉशियस रहेगा। बिल्कुल। तो कोई कभी-कभी तो ऐसा होता था कि कोई हमसे बात कर रहे हैं और पीछे गाड़ी देख के फिर
मतलब एकदम से रिजर्व हो हाँ, जाते थे। तो इसमें ज़्यादा भूमिका आईएसआई की होती थी या आर्मी ज़्यादा एक्टिव नहीं, थी? ये प्लेन क्लोथ्स में होते थे और ये आईएसआई से या आईबी से उनके जो भी इंटरनल सिक्योरिटी वाले इस तरह के लोग होते थे जूनियर। तो शुरुआती साल आप 97 में जाती हैं आप मैम? 97 में हाँ, जी। उसके बाद चीज़ें बढ़ती हैं, कई सीरियस घटनाएँ भी होती हैं। जी। लेकिन उससे पहले इंस्टीट्यूशंस पर जो हम बात सुनते हैं मैम पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल का कई मेरे जानने वाले लोगों ने जिन्होंने कभी ना कभी किसी नज़रिए से पाकिस्तान जाकर देखा है रिपोर्टिंग के मसले में, तो उन्होंने ये बताया मुझे कि ज़िले के ऊपर जैसे हमारे यहाँ डीएम का कंट्रोल होता है, वहाँ आर्मी का एक बंदा बैठा रहता है जो डीएम से ऊपर हस्ती की चीज़ होती है। क्या ये सच है ये? जब मुशर्रफ ने कू किया था, तो उसके बाद आर्मी की प्रेज़ेंस मतलब हर एडमिनिस्ट्रेशन के हर एरिया में बढ़ गई थी। और देखिए अब ज़िले में किस ज़िले में कौन था ये तो इतना तो मुझे जानकारी हुँ, नहीं है। मगर इकोनॉमी के तकरीबन हर हिस्से में उनकी कहीं न कहीं कोई न कोई ओके। पहुँच थी। सो आप सुबह उठेंगे तो आपने कुकिंग ऑयल क्या यूज़ किया और कुकिंग गैस कौन-सी यूज़ करी और खाना सो वहीं हुँ, से शुरुआत हो जाती थी कि अच्छा। उसमें कहीं न कहीं सैनिक फाउंडेशन या जो भी हुँ। उनके एनजीओज़ थे, उनका कहीं न कहीं रोल उसमें था। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी की इतनी पकड़ है कि मतलब सरकार चाहकर भी उसको ओवर पावर नहीं कर पाती है, हमेशा उसको या एक एक पता नहीं किसने कहा है ये तो मुझे याद नहीं, पर ऐसा कहा कि मतलब कई बार कई लोग ऐसा कहते थे कि दुनिया में देशों के पास फ़ौज होती है और यहाँ फ़ौज के पास देश है। मैम एक घटना अगर मैं दुरुस्त हूँ तो होटल का एक सिलसिला हुआ आप लोगों के साथ, जिसमें टॉयलेट को खराब कर दिया गया था। क्या ये घटना आप ही लोगों के साथ हुई थी नहीं, जिसमें नहीं टॉयलेट वाला हमारे साथ नहीं हो होटल में बहुत सारे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ थे, हाँ, पर टॉयलेट का हमारे तो जिस होटल में भी जाती थी वहाँ भी आप लोगों पर नज़र निगरानी हाँ, वो तो होटल में रहते थे। जैसे एक बार मैं बाहर निकली होटल से, हाई कमिश्नर के साथ हम लोग लाहौर गए थे। तो गाड़ी अपनी बुलाने के लिए मैं बाहर निकली तो वो आ गए एजेंट उनके जो लाहौर बेस्ड थे और पूछने लगे किसी और के बारे में जो एक और कुलीग हमारे साथ में गए थे कि कल वो कहाँ गए थे। तो मतलब वो हर समय कहीं भी हम जाते थे तो वो निगाह रखते थे हमारे ऊपर। अच्छा। मैम तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कू की तो जब इस तरह की चीज़ें हुई तो आप लोगों को डर था कि अब पाकिस्तान क्योंकि आप लोग सबसे पहले वो व्यक्ति हो सकते हैं जो इस तरह की घटनाओं के बाद पहले बलि चढ़ेंगे क्योंकि आप डायरेक्ट एक्सेस हैं आपका उन लोगों के पास। क्या स्थिति थी? कितना पैनिक था इंडियन मिशन के अंदर? नहीं, हम लोग इतना पैनिक तो मुझे कभी भी नहीं हुआ। मतलब अब जब गए हैं तो डरने की क्या बात है फिर ना, जो भी आएगा उसको देखा जाएगा, उसको 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 डील करेंगे। तो आप लोगों ने पहले भी असर्ट कर लिया था कि मुशर्रफ ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? हाँ, वो तो मतलब काफ़ी दिन से धीरे-धीरे ऑब्वियस हो ही रहा था और वो मैंने उसको अपनी किताब में उस चेन ऑफ इवेंट्स को बाहर निकालने की कोशिश भी करी है हुँ। कि कैसे वो कारगिल के होने के बाद ही धीरे-धीरे आपको उसकी हाँ। मतलब कि कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैम चूँकि करगिल की बात आ गई, उससे पहले पीस करने की कोशिश बहुत हुई। हालाँकि वो अलग मसला है कि उस पीस डील के पीस-पीस हो गए। लेकिन अब जिस तरह से वाजपेयी साहब का को लेकर नवाज़ शरीफ का अप्रोच रहा, उस दौरान आप थीं, तैयारियाँ हो रही थीं। कैसे अगर इस सिलसिलेवार घटना को अगर थोड़ा रिकॉल करें आप हमारे दर्शकों के लिए तो? जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जब पाकिस्तान आए थे तो सच में एक एक माहौल बना था और एक होप जगी थी कि शायद अब कुछ अ, रिश्तों में तनाव कम होगा, कोई शायद शायद हम लोग आगे कुछ बढ़ पाएंगे इस सिचुएशन से। तो माहौल बहुत अच्छा था। वाजपेयी जी की विज़िट को लोगों ने वहाँ काफ़ी एप्रिशिएट किया और मैंने लिखा भी है कि एक बार मैं लाहौर एयरपोर्ट पे गई तो मैंने देखा कि पूरे पूरे वीआईपी लाउंज में जगह-जगह टीवी के सामने लोग बैठे हुए थे। तो मुझे लगा ऐसा क्या हो गया जो सब लोग टीवी पे एकदम आँख गाड़ के बैठे हैं।
और जब मैंने जाके देखा तो देखा वाजपेयी जी की स्पीच चल रही थी उस पे, अच्छा। टीवी पे, जो उन्होंने लाहौर में गवर्नर हाउस में दी थी। तो काफ़ी अच्छा लोगों को लगा कि भाई यहाँ भी एक सरकार ऐसी है जो कोई कदम उठा सकती है, और वहाँ भी नवाज शरीफ जो है वो उनकी उनकी सरकार कदम उठा सकती है, तो कुछ शायद अब आगे बढ़ बढ़ सके। लेकिन अब विद इन 3 मंथ्स तो कारगिल शुरू हो गया। सो जब भी कोई कोशिश होती है तो उसको उसको तहस नहस करने के लिए वहाँ फोर्सेस वैसे ही आ जाते हैं। मैम एक घटना का जिक्र है अब जिसमें वाजपेयी साहब का विरोध भी होता है, जो आपकी किताब में भी आपने लिखा है। जमाते इस्लामी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हम्म। वो पूरा वाक़या क्या था? किस तरह से फेस करना पड़ा वो? क्योंकि जब ये वाजपेयी जी जब आए थे तो जमाते इस्लामी ने अपोज किया था, और उन्होंने काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह किए। और शाम के टाइम जब बैंक्वेट में जाना था वाजपेयी जी को, तो जी। कारकेड वहाँ उनके गवर्नर हाउस में वो ठहरे हुए थे, तो हुँ, हुँ। कारकेड वहाँ रेडी करके सारी गाड़ियाँ एक के बाद एक उसको वो खड़ी हो गई। और जैसे कि होता है कि जो जूनियर डिप्लोमेट्स हैं और जो जूनियर मेंबर्स ऑफ द डेलीगेशन होते हैं, तो वो जाके गाड़ी में पहले बैठ जाते हैं, ताकि जब वीवीआईपी आए बैठे तो वो गाड़ी में बैठे और आपका काफिला तुरंत उस वक्त हाँ। निकल पड़े। ये ना हो कि वो आके बैठे और फिर दूसरे उसके लोग बाद बैठे। लोग आ रहे हैं। जी। तो हम लोग जाके बैठ गए थे, और जब टाइम निकल गया तो हम लोग थोड़ा अचंभित हो गए कि अब गाड़ी क्यों नहीं चली है, अभी तक कोई आया क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे तो होता ही नहीं है। जब टाइम होता है तो आप मतलब मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनता है, आप उस हिसाब से आप चलते हैं, और हर जगह के जाने का डिस्टेंस पूरा कितने टाइम लगेगा, क्या होगा, वो सब उसको मेजर करके उसको बनाया जाता है। तो चले ही नहीं, और हम तो अंदर बैठे हुए थे, तो हमें पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। पर फिर सुनाई पड़ा कि बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और गाड़ियों पे उन्होंने कुछ गाड़ियों के ऊपर अटैक वगैरह कर दिए, और उसको सब पकड़ने में काफ़ी समय लग गया। तो वो थोड़ा बैंक्वेट उसके वजह से डिले हो गया। जब स्थिति कंट्रोल में आई तो फिर उसके बाद चले। मैम, इस तरह का हाई प्रोफ़ाइल विज़िट अनाउंस होता है, पूरी दुनिया जी। की नज़र हो जाती है। एक चैलेंज है सरकार के ऊपर पॉलिटिकली कि वो क्या मैसेज देगी देश को वापस लौटने के बाद, और भारत के प्रधानमंत्री का लाहौर जाना, दौरा करना, तो वो बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन डिप्लोमेटिक मिशन में तैनात लोगों के तो पसीने छूट रहे होंगे। देखिए, मेरा काम उस वक्त था, आई वॉज इन चार्ज ऑफ द मीडिया अरेंजमेंट्स। तो मीडिया का अरेंजमेंट करने के लिए इन एडवांस मुझे लाहौर भेजा गया। दूसरे लोग भी अपने अपने काम के लिए आए। तो ये तो हमें अंदेशा था कि इसमें मीडिया को काफ़ी दिलचस्पी होगी, तो हमने पूरा होटल एक मीडिया के लिए बुकिंग कर दिया, और वो भी कम पड़ गया। तो उसमें भी कुछ लोगों को कमरे शेयर करने पड़े, क्योंकि वो भी और ये सिर्फ इंडियन मीडिया की बात है। दूसरे जो थे वो कोई और होटल्स में रहे होंगे, पर होटल्स की भी कमी पड़नी ज़रूर पड़ी होगी। तो इट वाज ए मैसिव एक्सरसाइज, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत उसके लिए मेहनत करी सबने, और समय भी कम था हाँ, जिस बिल्कुल। दौरान इसको अरेंज किया गया था। नहीं, तो आपकी चुनौती पर मैं थोड़ी-सी और बात करूँगा। मैं ये समझ सकता हूँ कि मीडिया को मैनेज करना की ज़िम्मेदारी जिस अधिकारी पे होगी, उस अधिकारी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, तमाम ज़हमत उठाने पड़ते हैं, क्योंकि ओह यस। आप तुरंत निशाने पर आ जाएँगी, किसी के गुस्से के पता चला कि आपसे कुछ हुआ है, और उसका असर जो है वो रिपोर्ट्स में भी आपको देखने को हाँ, मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आपसे आंसरेबिलिटी पूछी जाएगी कि क्यों हो रहा है ऐसा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो वाक़यात थे, मीडिया का आप पर ख़ासा दबाव भी होगा कि कुछ इनपुट पहले से बताइए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अनाउंसमेंट तो बाद में होगा। हाँ, लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना सरकार में काफ़ी स्ट्रीमलाइंड होती हैं, हुँ, हुँ। तो जो दिल्ली से वहाँ जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो कि हर विजिट में हाँ। इसको डील करते हैं, जैसे हमारे स्पोक्स पर्सन होंगे जो मिनिस्ट्री के और उनकी टीम, तो वो लोग भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही टोटल आपको मतलब फेंक हाँ, दिया लेकिन लोगों का अप्रोच इतना बढ़ जाता है कि आप ऑक्यूपाई हो जाते हैं। यस, प्रेशर तो आता ही है, और मीडिया तो दैट्स द फर्स्ट लाइक पब्लिक फेस ऑफ द मिशन आल्सो,
क्योंकि आप मीडिया से इंटरैक्ट कर रही हैं तो मीडिया के थ्रू ही पब्लिक उसको उस इवेंट को देख रही है, तो प्रेशर तो होता ही है। और उसके बाद में मतलब ख़त्म होने के बाद भी प्रेशर रहता है, क्योंकि आपने कई काम ऐसे किए होंगे जिसके फिर आप देखेंगे कि अच्छा इसका सैंक्शन आया था, नहीं आया था, कितना आया था और कितना खर्च हो गया। मतलब एवरीथिंग यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ। और कोई चीज़ बिल्कुल कोई बेतरतीब से ना हो जाए, कोई लाइन से बाहर ना निकल जाए, तो मतलब मीडिया जैसे टाइम से इवेंट पे ना पहुंच पाए। आप पता चले वाजपेयी जी आ गए और मीडिया टीम नहीं पहुंची, या मीडिया टीम के वो आईडी नहीं बने टाइम से। तो पर मेरे जो कुलीग थे यहाँ से वो ओएसडी पीआर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, तो वो और उनकी टीम आई थी और उन्होंने मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ही सब कुछ करना पड़ा, उन लोग ने बहुत बहुत उन्होंने काम किया। अब तो आप रिटायर हो गई हैं, तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि थोड़ा-सा आप और ओपन अप होके बोल सकती हैं। तो वाजपेयी साहब के दौरे को एक बड़े हिस्से ने एप्रिशिएट किया और कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की। आलोचना का वजह और सवाल लोगों के ज़हन में ये रहा कि भारत ही हमेशा बड़ा दिल क्यों दिखाए? आपको नहीं लगा कभी ये कि यार इन लोगों के प्रति आप तो रह रही थी, आप देख रही थी। हुँ। मन में तो होगा ना कि यार गलत हो रहा है ये तो, ये है नहीं उस लायक। नहीं, मुझे तो हमेशा ये लगा कि अगर हम अपने रिश्तों को बना सकें तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अ, भारत की जो सही जगह है दुनिया में, वो इस रीजन से बंधे रहने में नहीं है। वो मतलब खुले आसमान में एकदम ऊपर पहुँचने के जी, बिल्कुल, की है। बिल्कुल। हाँ। तो अगर आप इसी चीज़ों में, इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाएँगे, तो हुँ। इसमें से बाहर नहीं निकल पाएँगे, इस रीजन से बाहर नहीं तो भारत को तो दुनिया की लीडरशिप करनी चाहिए ना। उसके लिए पहले अपने आस-पास अपनी जो सिचुएशन है उसको तो सँभालना पड़ेगा। तो मुझे तो हमेशा यही था कि अगर हमारी तरफ से कोशिश कोई की जा रही है तो अच्छी बात है। और फिर दोनों देश में जो लोग हैं वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। हमारे देश में तो कितना मेहनत करके हमारे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने मतलब इतना हमारे देश को बनाया, इतना मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है जो जो आज हम देख रहे हैं। तो इसको कोई आए और बिल्कुल ऐसे ही ख़त्म कर दे तो वो तो बहुत ही दुखद होगा। तो इसलिए मुझे ये नहीं लगा कि क्यों ये पहल की गई, बल्कि ये लगा कि कोशिश तो की हमने। उसमें कोशिश सफल नहीं हुई वो बात अलग है, लेकिन कोशिश तो की। मैम पहला सवाल तो ये है कि चूँकि आपके पास पाकिस्तान का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। हम लोग बचपन से पाकिस्तान को ये देखते हुए और सुनते हुए बड़े हुए हैं। जैसे हिंदी की किताबों में कहावत होती है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दाँत खट्टे कर दिए। ऐसी कहावतों के बीच में हम बड़े हुए हैं। हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं? जैसे एक छवि ये दिखाई जाती है कि पाकिस्तान में जो है सब भारत का दुश्मन है, या भारत में जो है वो वहाँ भी शायद दिखाया जाता हो कि सब पाकिस्तान का दुश्मन है। आपको पाकिस्तान के लोग कैसे मिले? आपका अनुभव कैसा रहा जो वहाँ की आवाम है उनके उनके बारे में? ऐसा नहीं है कि वहाँ भारत से नफ़रत करने वाले नहीं रहते। हुँ, कई लोग ऐसे हैं और ऑब्वियसली वही जैसे अब जिन्होंने ये घृणित काम किया है पहलगाम में, हुँ, तो वो अकेले तो नहीं हैं, उस तरह के कई लोग हैं, पैसे भी कलेक्ट करते हैं, आइडियोलॉजी को भी बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो आम जनता है वो बहुत उन्होंने हमें तो कम से कम बहुत ही प्यार दिखाया। हुँ, और कई जगह पे ऐसा मतलब इवन कारगिल के दौरान जो मुझे अनुभव हुए उनके बारे में मैंने लिखा भी है किताब में। तो मतलब उनके लोगों के प्रति दिल में कड़वा भाव रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो काफ़ी उन्होंने काफ़ी हमें इज़्ज़त और प्यार से हमारे साथ पेश आए। हुँ, आम लोग, हुँ, जो हमसे मिल सकते थे। हुँ। हर आदमी तो मिल भी नहीं सकता आपसे। अच्छा मैम, जब पाकिस्तान की बात आती है तो ये एक सवाल हमेशा होता है, ख़ास करके वो लोग ज़रूर सोचते हैं इस सवाल के बारे में,
जो एक अखंड भारत की बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान बना ही क्यों। एक असगर वजाहत एक फेमस राइटर हुए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब मुल्क खुदादाद, यानी खुदा का बनाया हुआ मुल्क जिसे खुद खुदा ने बनाया और हम्म, खुद खुदा ने जिस पर कहर बरपा दिया। क्योंकि शुरुआत के दिनों से ही पाकिस्तान का जो हाल है हम देख रहे हैं, चाहे 1948 का कबायली विद्रोह हो, चाहे उसके बाद की उसकी यात्रा हो पहलगाम तक आती है, वो हर साल हर समय कुछ ना कुछ साजिश हमें देखने को मिलती है। हम्म, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक सीनियर अधिकारी रहीं, आपने पूरी दुनिया देखी, पाकिस्तान देखा। भारत और पाकिस्तान एक साथ बने, एक साथ यात्रा शुरू हुई। ऐसा क्या हुआ कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? ऐसा क्या था भारत में उस समय कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, जबकि यात्रा तो हमने एक साथ शुरू की थी? बिल्कुल। ये आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा है और मैंने कई बार इस विषय पर विचार करने की कोशिश करी और एक बार तो मुझे लगा कि शायद रिटायरमेंट के बाद मुझे इस सब्जेक्ट पे पीएचडी लिखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दो देश हम लोग एक साथ आज़ाद हुए और भारत ने एक रास्ता अपनाया और पाकिस्तान ने दूसरा। मतलब कहीं कहीं मतलब कोई सिमिलैरिटी आपको दिखेगी ही नहीं। तो इस सवाल का बिल्कुल कोई पूरी तरह से मैं जवाब दे सकूं शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे भी कभी इस बात पे हमेशा अचंभा ही हुआ कि ऐसा क्या है जो हम किस रास्ते पे चले और वो किस रास्ते पे चले। सिर्फ एक बात मुझे जो लगती है कि शुरुआत ही उनकी गलत गलत ढंग से हुई ना। उन्होंने किस कारण से देश बनाया, वो कारण ही गलत था। तो जब आप किसी, जैसे हम लोग कहते हैं कि आप अगर कोई झूठ के ऊपर आप अपनी बुनियाद रखेंगे तो आप सच तो नहीं बना पाएंगे ना उसको। तो वही है कि जब उनके देश की बुनियाद ही उन्होंने गलत आइडियोलॉजी पे रखी, तो आगे चल के भी शायद उनको यही इसी तरह का हश्र मिलना था। पर दूसरी चीज़ जो मैंने अपने किताब में जिसके बारे में लिखा है कि पाकिस्तान आर्मी का रोल एक आई थिंक बहुत इसमें प्रॉब्लमैटिक उसको कहना चाहिए। क्योंकि अयूब खान के टाइम से तो एक के बाद एक उनके चल रहे हैं, मतलब एकदम शुरुआत के टाइम से उनके फौज का रोल इसमें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। तो फिर उनके वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो गए, तो एक फौज का रोल भी डेफिनेटली कहना पड़ेगा इसके बारे में। अच्छा मैम, एक वक्त था जब भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी पर बहुत जोर दिया जाता था। जी। सिविल सोसाइटी के एंगेजमेंट पर बहुत जोर दिया जाता था। ये मुझे निजी तौर पर लगता है कि ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ा है। हम मतलब युद्ध के माध्यम से या एग्रेशन के माध्यम से चीज़ों को जल्दी सुलझाना ज़्यादा चाहते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हुए मुझे दिख रही है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा और ये बताइएगा ज़रा हमारे दर्शकों के लिए कि सिविल सोसाइटी की भूमिका क्या कुछ रह गई है अब इन दो देशों के बीच में, कि युद्ध ही अंतिम समाधान रह गया है? मुझे मतलब मुझे तो नहीं लगता कि युद्ध कभी भी किसी चीज़ का समाधान हो सकता है। और एज ए डिप्लोमैट तो वही पोजीशन ले सकती हूँ मैं, क्योंकि वही कहा जाता है कि जब डिप्लोमेसी फेल होती है तो वहाँ से युद्ध की शुरुआत होती है। तो अगर युद्ध हो रहा है, इसके मतलब हमारे जैसे लोग जो आज के समय भारत की डिप्लोमेसी कर रहे हैं, तो ये उनका एक तरह से उनका भी और ऑब्वियसली दूसरे तरफ के डिप्लोमेट्स का ये एक फेलियर है, जब वो हार मानने वाली बात है। तो युद्ध से कोई समाधान निकलेगा ऐसा तो मुझे मतलब वो मेरी सोच नहीं है। ट्रैक टू डेफिनेटली, अब जिस तरह का माहौल है उसमें ट्रैक टू एग्जैक्टली क्या कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी इस तरह के काम कर रही है। तो जो लोग कर रहे हैं वो तो अपने पाकिस्तान में, वो कोई पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी की बात तो नहीं सुन रहे हैं। तो एग्जैक्टली उनके साथ इंटरेक्शन करके ठीक है, गुड फीलिंग जनरेट होगी और एटमॉस्फेयर थोड़ा सा शायद इम्प्रूव हो, लगे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। लेकिन डील तो इसको सरकार को ही करना पड़ेगा।
अच्छा मैम, पाकिस्तान को लेके तमाम जैसे चर्चित नाटक होते हैं, सिनेमा में हम लोग देखते हैं पाकिस्तान की एक छवि। लेकिन चलिए वो तो ऐसी चीज़ें हैं कि हम सीधे-सीधे कोई ऐसा हमारे सामने नहीं है जिससे हम पूछ सकें। अब आप चूँकि हमारे सामने बैठी हैं, पाकिस्तान का कोई ऐसा कोई खान-पान है जो आपको बेहद पसंद आया हो? ये मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं दूसरे दोस्त को दूँगा। जो आपको लगता हो कि नहीं ये तो पाकिस्तानी ही अच्छा बनाते हैं, कुछ ऐसा है वहाँ? या नहीं, कोई ऐसा पहनावा या कुछ ऐसी बात? मुझे तो खाना तो मुझे इंडियन ही अच्छा लगा, हुँ, क्योंकि हमारा जो हमारे यहाँ जो खाना बनता है उसमें तेल कम यूज़ किया जाता है। वहाँ पे ज़्यादा मतलब रिच, जो जो मुझे उतना, और आई थिंक हमारे यहाँ खाना ज़्यादा अच्छा बनता है। उसके बारे में तो मुझे कोई, और वेजिटेरियन खाना तो डेफ़िनेटली उनको बनाना आता ही नहीं आता ही है। नहीं। हाँ। वो इंडिया में ही आपको अच्छा मिलेगा। हुँ, और मिठाइयाँ, इंडिया में जैसी मिठाइयाँ बनती हैं, वो पाकिस्तानी लोग भी मानते हैं हुँ, कि उनके यहाँ मिठाई बनाना नहीं आता किसी को। हुँ। तो इंडिया की, जैसे हम लोग काजू की कतली कतली। वहाँ गिफ्ट हुँ, के लिए मंगाते थे, पूरा बस भर के आती थी। हुँ, और जिसको मिलती थी वो एक एक तरह का स्टेटस सिंबल मानते थे, क्योंकि वहाँ काजू, ना तो काजू मिलता था ना काजू कतली। हुँ, तो मिठाइयाँ भी हमारे यहाँ की बहुत अच्छी हैं। हाँ, कपड़े ज़रूर उस समय उनके यहाँ, हमारे यहाँ थोड़ा रेडीमेड का चलन ज़्यादा हो गया था, और उनके यहाँ फिर भी टेलर वगैरह बनाते थे, और वो उनके कट वगैरह, तो जैसे ये पंजाबी सूट्स और ये इस तरह की चीज़ें, वहाँ कपड़ा भी कॉटन बहुत अच्छा मिलता है। तो वो सब चीज़ें अच्छी लगती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में वो सब चीज़ें नहीं हैं। तो हमारे यहाँ मतलब सब कुछ है। मैम जैसे कि आप पाकिस्तान में रहे हैं, तभी आप जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो मैं इसमें आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है, तो ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमेशा आज तक भी यही बातें आती रही हैं कि आईएससी की तरफ से कुछ सिखों को फंडिंग की जा रही थी खालिस्तान के नाम पे। आज भी वो ब्रेन वॉश चल रहा है हमारे देश के अगेंस्ट। तब क्या स्थिति, तो आपने इसके बारे में क्या कुछ जाना और क्या कुछ रहा? नहीं, खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, मुझे तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और वही उनको शह देते हैं, वही उनको फंडिंग करते हैं। अब भले मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं होगा जो मैं आपसे शेयर कर सकूं, पर मुझे इस बात में मुझे शक नहीं है कि वहीं से ये सारा ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है। क्योंकि जो मैंने बाद में लंदन में भी देखा कि जब जो डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज होते थे उनके, इवन कश्मीर रिलेटेड, जी। तो उनके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग यूके में जो रहते हैं, तो उन लोग, वो भी सारा ऑर्केस्ट्रेटेड होता था उन लोगों की तरफ से। तो उसमें इन लोगों को घुसाया जाता था ताकि ऐसा नज़र आए कि ये दे आर टुगेदर। जबकि देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ी सिखों की पॉपुलेशन है, और हमारे देश में राष्ट्रपति से लेके हर कोई ऐसी पोजीशन नहीं होगी जिस पे सिखों ने अपना योगदान जी। ना दिया हो। तो ये इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान का हाथ, मुझे तो इस बारे में कोई शक नहीं है। तो हालात कैसे थे, मतलब सिख कम्युनिटी के बहुत ही पाकिस्तान छोटी है में? ना सिख जी। कम्युनिटी, इज वर्चुअली, मतलब पेशावर में कुछ, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कुछ सिख रहते हैं, जी। लेकिन अदरवाइज तो मेजॉरिटी जो भी बचे थे वहाँ, लोग या तो कन्वर्ट हो गए, बहुत कम लोग हैं वहाँ। तो एक आई थिंक MLA थे या कोई MP थे, या शायद ऐसे MLA थे शायद उस टाइम पे, बाद में शायद वो MP बन गए थे। बट अदरवाइज कोई इतना प्रोमिनेंस तो नहीं था सिख कम्युनिटी के को, क्योंकि उनके नंबर ही बहुत, नॉट जी। लाइक इंडिया। जी। इंडिया में तो आप मतलब, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, जब छोटे थे बचपन में, तो अ, मेरे फादर, हम लोग 3 बहनें थे, और मेरे फादर हमेशा हमको यही कहते थे कि ज़िंदगी में कभी तुम पे कोई मुसीबत पड़े और कोई सिख मिल जाए तुम्हें, तो समझना अब तुम सेफ हो। तो ये इंडिया में एक बिलीफ है, जी। जो उस तरह का वहाँ तो नहीं था कोई भी माहौल। तो जैसे अभी आपने बात करी लंदन में भी उनका ही कह सकते हैं कि बहुत प्रभाव रहा, तो
मीन्स इसके पीछे क्या मानते क्या हैं आप, जैसे आप इतनी बड़ी पोजीशन पे रहे, कि सिर्फ ये पाकिस्तान के साथ लगती हुई बॉर्डर पे पंजाब और कश्मीर को सिर्फ डिस्टर्ब ही करने का मतलब रहा इनका हमेशा से, कि या फिर कि सिखों को कई बार ऐसी बातें आती कि कुछ सिख यहाँ पे भी पंजाब में भी बैठे अभी भी कहते हैं कि हाँ भी पाकिस्तान को मुर्दाबाद हम नहीं बोलेंगे। मतलब ये जो आइडियोलॉजी है या फिर जो इतना प्रेशर है, ये किस वजह से है, मतलब क्या आप क्या मानते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ये कहना चाहिए कि एक मिसगाइडेड अप्रोच है टुवर्ड्स इंडिया, कि वो किसी तरह से इंडिया को डिस्टेबलाइज करके रखें, और उसके पीछे मतलब क्योंकि उनका घर ऑर्डर में रखना उनके लिए संभव नहीं है, तो आपके घर को मतलब एक होता है कि आप अपने आप को बड़ा बनाएं ताकि दूसरे की बराबरी में खड़े हो सकें जो आपसे बड़ा दिख रहा है, और दूसरा ये कि आप खुद नहीं बड़े हो पा रहे तो दूसरे की टांग खींच के उसको छोटा करें। तो दिस इज द अप्रोच दैट पाकिस्तान हैज बीन ट्राइंग टू फॉलो, कि किसी तरह से भारत को भी हम अपने बराबर ही बना दें, जो ताकि हम उनके सामने बराबर दिखें। और उसी के चलते इस तरह के यू नो जो 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 इस तरह की काम कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि इसी साइकोलॉजी के तहत करते हैं। मैम, मेरा एक सवाल जो है वो एक एफएक्यू टाइप का है। जब ये सरकारों के बीच में तनाव होता है और जब ये आदेश निकलता है कि 48 घंटे के भीतर 72 घंटे के भीतर दूतावास के जो कर्मचारी हैं वो अपने अपने देश लौट जाएं, तो इस समय क्या अरेंजमेंट होता है, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है? नहीं, अगर आपको ऐसा आदेश मिलेगा तो उसको इम्प्लीमेंट करना तो आपके लिए आवश्यक है। देयर इज उसमें कोई मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं होता है आपके पास, तो उसको आपको अगर आवश्यकता पड़े तो जो अधिकारी जिस अधिकारी को इस तरह का आदेश होता है कि आप विद इन 48 आवर्स वापस चले जाइए, तो उनका सामान वो वहीं छोड़ देंगे, अपना सिर्फ जो इम्पोर्टेंट सामान है या जो साथ ले जा सकते हैं वो अपने साथ ले जाएंगे, और फिर जो वहाँ लोग बचते हैं फिर वो उनका बाकी सामान पैक करवा के भिजवाते हैं। तो फैमिलीज के लिए क्या रूल होता है? माना किसी डिप्लोमेट के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ नहीं, रहे हैं, तो बीच तो में फिर पढ़ाई सभी है, वापस आते हैं ना, वो कहाँ रहेंगे फिर? घर तो ऑफिसर के नाम पे होता है, वीज़ा उनको सबको अपने ऑफिसर के वीज़ा के ऊपर उनको वीज़ा मिला होता है, तो जब ऐसा होता है तो फिर पूरी फैमिली वापस आती है। तो फिर उन बच्चों का या उन स्टूडेंट्स का क्या होता है? ये माना किसी का इलाज चल रहा हो, तो फिर क्या है कि आपने देश छोड़ दिया 48 घंटे के भीतर, फिर वो नहीं, अपने तो देश में जाएंगे, वैसे एजुकेशन का क्या होगा? जी नहीं, ऐसा मेरे सामने इस तरह का कोई नहीं हुआ था इंसिडेंट जिसमें किसी को क्योंकि उस वक्त कई लोगों के तो फैमिली वहाँ रहते भी नहीं थे, पर कई लोगों के रहते भी थे, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक केस नहीं हुआ था मेरे सामने। लेकिन अगर होगा तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। अब कोई अगर हॉस्पिटल में है मान लीजिए, ऐसा कभी होगा तो आई डोंट नो, शायद उसके लिए कोई एक्सेप्शन बनाने की संभावना हो, लेकिन ऐसा कभी मैंने होते देखा नहीं। और जब ऋषि आपसे बात कर रहे थे तो आपने जो बताया जो डिप्लोमेट की लाइफ होती है, कैसे उन पर नज़र रखी जाती है या जासूसी होती है, फैमिलीज़ के साथ कैसे उनका समय कैसे बीतता है, उनकी लाइफ कैसे होती है पाकिस्तान जैसे देश में? नहीं, उसके बारे में भी मैंने अपनी किताब में कई जगह पर वर्णन किया है। तो वैसे तो उनको मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों के ऊपर वो हर समय नज़र रखते थे या उनका पीछा करते थे, वो तो नहीं होता था। लेकिन एक इंसिडेंट ज़रूर है जो कि मैंने किताब में जिसके बारे में लिखा है, जबकि मेरा छोटा बेटा उस वक्त हमारी हाई कमीशन में हम एक हिंदी स्कूल चलाते थे, ताकि जब बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको हिंदी पढ़ने का तो मौका नहीं मिलता है, तो उनकी हिंदी थोड़ी लेवल में बनी रहे, ताकि जब वो भारत वापस आएँ तो फिर से हिंदी पढ़ सकें और अपनी भाषा से अलग ना हो। तो वो हिंदी क्लास में जब जा रहे थे तो एक एम्बेसी की तरफ से, हाई कमीशन की तरफ से एक छोटी सी एक वैन थी, मतलब मिनी बस टाइप, जिसमें बच्चों को पिकअप करके वो हाई कमीशन में ले आते थे। तो उस टाइम पे कोई उनका पीछा करने लगा और कोई वीडियो लेने लगा। तो कोई एक महिला जो उनके साथ में बच्चों के साथ में आ रही थी, शायद वो उनको हिंदी पढ़ाती होंगी, आई डोंट नो कि कौन थी,
लेकिन उन्होंने तुरंत बच्चों को फिर ये निर्देश दिया कि आप लोग सब खिड़की से नीचे अपने सिर रख कर लीजिए, ताकि जो वीडियो लेना चाह रहे हैं वो इसमें सफल ना हो पाए। क्यों वीडियो लेना चाह रहे थे इसके बारे में तो कोई किसी को भी नहीं पता, पर यह है कि कभी कभी बच्चों के साथ भी ऐसी हरकतें होती थी। अब मेरे बेटे को जैसे एक कोई स्टडी ट्रिप जा रहा था उनके स्कूल से, तो उसमें जाने के लिए उसको परमिशन, वो छोटा सा बच्चा था, आई थिंक एलिमेंट्री स्कूल में था, तो उसको परमिशन नहीं मिली, वो नहीं जा सका। पाकिस्तान तो एक अलग तरह का देश है और भारत के लिहाज से तो बहुत ही टफ स्टेट्स है। दिल्ली में जो एम्बेसीज़ हैं, हाई कमीशंस हैं, उनमें जो स्टाफ हैं, उनकी फैमिलीज़ जो एम्बेसी रोड या शांति पथ पे जो लोग रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती होगी, कुछ आप बता सकती हैं? नहीं, दिल्ली में ऐसे किसी जिस तरह की जो मैंने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं उस तरह के तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान हाई कमीशन को भी उतने नहीं होते होंगे, क्योंकि अब जैसे कोई वहाँ हमें फॉलो कर रहा है तो आप इतना खुले खुले सड़क है, कोई ट्रैफिक भी उस समय तो कम से कम कोई ट्रैफिक भी नहीं होता था, अभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, और दूर तक आपको सड़क दिखाई देती थी, तो आराम से कोई आपको फॉलो कर सकता था। आप मुड़ेंगे तो उसको ये भी दिख जाएगा कि अच्छा आप लेफ्ट मुड़े हैं, दूर से दिख जाएगा। लेकिन दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है कि एक ट्रैफिक लाइट आपने मिस कर दी तो आप क्या फॉलो करेंगे किसको। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फॉलो कर रहा है, अगर आप मान लीजिए आप ही हैं और आपको कोई जल्दबाजी में बिल्कुल ओवरटेक करने की कोशिश करी, तो आप उसको 10 बात सुनाएंगे या आप उसको रोक के पहले उससे लड़ाई करेंगे। मतलब दिल्ली का एक माहौल, यहाँ का माहौल अलग है। यहाँ सड़क पे आम आदमी सब भीड़ भाड़ है, चहल पहल है, तो यहाँ पे वो सब करना उतना संभव नहीं है, तो यहाँ लाइफ उनकी फ़र्क है। तो क्या ये संभव है कि कोई फैमिली अगर चाहे कि चलो चलते हैं बंगाली मार्केट में कभी भी किसी भी समय कि छोले भटूरे खा के आते हैं, या चांदनी चौक चले गए वहाँ पराठे वाली गली, तो क्या ये पॉसिबल है या उसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल SOPs हैं नहीं, जो? प्रोटोकॉल तो नहीं है, और जहाँ तक मुझे मतलब मैंने कभी किसी डिप्लोमेट की लाइफ यहाँ इतनी करीबी से नहीं देखी है कि वो बंगाली मार्केट में छोले भटूरे खाने जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के ऊपर ऐसी कोई भी बंदिश होगी। दिल्ली में कोई भी कहीं भी जा सकता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को हम भी फॉलो करते हो, पर मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो इंडिया के डिप्लोमेट जो लंदन में रहते हैं या वाशिंगटन में रहते हैं या किसी भी दूसरी कंट्रीज़ के कैपिटल में, तो उनके लिए भी, फैमिलीज़ के लिए कुछ ऐसा? नहीं, वहाँ सब कोई नहीं फॉलो करता। वहाँ ऐसे फॉलो करने का और ये रेस्ट्रिक्शंस का वहाँ कुछ नहीं होता। ये तो मेरे पूरे करियर में मुझे सिर्फ ये सब पाकिस्तान में देखने को मिला। आपका एक मैं इंटरव्यू देख रही थी रुचि जी, उसमें जो थंबनेल था उस पे लिखा था पाकिस्तान में आपको बिंदी जो है वो अपनी साड़ी में छिपानी पड़ी। जी। ऐसा क्या हुआ था जो ये करने की नौबत आ गई वहां पर? या वो पूरा एक उसमें मैंने चैप्टर लिखा है जो मेरे पति के एक मित्र थे, उनकी सगाई की पार्टी थी उस दिन, और फिर उन्होंने अपने घर हमें बुलाया, जो कि इस्लामाबाद में हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था। हम लोग गए वहाँ, लेकिन जब वहाँ गए तो देखा कि कहाँ कोई वहाँ हलचल नहीं थी, कोई जैसे पार्टी जैसा माहौल नहीं था। तो वो पता चला हमें बाद में 9 बजे के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी एक्चुअली कहीं और है और मेरे दोस्त आपको लेके आएंगे और आप उनके साथ गाड़ी में आइए। हमें अपनी गाड़ी में भी उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी गाड़ी यहीं छोड़ दीजिए और उनके साथ आइए। तो जब हम उनके साथ जा रहे थे तो एक मतलब जंगल जैसा सा था, हरियाली टाइप का था, तो वो मैं उस एरिया में मैं कभी गई नहीं थी। तो उनके जो दोस्त आगे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आगे चल के बाएं हाथ पे यहाँ का एक रडार स्टेशन है, वो आएगा, और उस रडार स्टेशन के बाहर फौज तैनात रहती है, वो सड़क पे भी तैनात होते हैं, और ऐसे करके उन्होंने बात करी। तो तब मुझे लगा कि क्योंकि वहाँ रहने वाले जो भी डिप्लोमेट्स हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स, उनको इस्लामाबाद की सिटी लिमिट से बाहर या रावलपिंडी आप जा सकते थे या मरी, उसके अलावा अगर आपको कहीं जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। तो हमने तो किसी से परमिशन नहीं ली थी, क्योंकि हम तो सिर्फ इस्लामाबाद की पार्टी सोच के गए थे वहाँ। तो जब उन्होंने कहा यहाँ फौज वाले रहेंगे, तो मैंने कहा ये तो बिंदी देख के तो तुरंत कोई, अगर किसी की नज़र पड़ गई
तो उनको तुरंत समझ आ जाएगा कि ये तो भारतीय लोग हैं, और भारतीय कौन लोग हैं जो इस एरिया में आए हैं रडार वडार के आसपास। तो तब मैंने सबसे पहले अपनी बिंदी उतार के साड़ी के नीचे छुपाई, कि कम से कम ये ना इमीडिएटली देख के, अगर कोई जल्द जैसे गाड़ी निकल गई, उन्होंने देखा तो साड़ी पहनने वाले तो वहाँ भी लोग हैं, कम हैं मगर हैं, लेकिन बिंदी तो पहनने वाले बहुत ही कोई रेयर ही होगा जो बिंदी भी लगाता हो। तो वो मैंने दैट इज़ द स्टोरी विच यू आर रेफरिंग टू, कि वो उस माहौल में मैंने अपनी बिंदी तुरंत उतारी कि भाई ये ना किसी को मालूम चले तुरंत कि इस गाड़ी में इंडियन लोग जा रहे हैं। लेकिन डिप्लोमैट्स पर जिस तरह की स्क्रूटनी वहाँ पर आप पर भी रहती थी, फ़ोन जो है वो टैप रहते थे, कितनी सच्चाई है इन सब बातों में? Yes. और मान लीजिए आपको किसी से मिलना होता था, अपने सहयोगियों से या लोगों से, तो फिर किस तरह मिल पाते थे? नहीं, कुछ लोगों को शायद वहाँ ऐसा हम लोगों का मानना था कि कुछ लोगों को मतलब परमिशन थी कि आप मिल सकते हैं। खैर जो भी है, लेकिन कुछ लोगों से तो हम मिल लेते थे, लेकिन फ़ोन तो टैप होते थे और उनको सब पता रहता था। यहाँ तक कि जो वेटर आते थे सर्व करने, ऐसा पहले हमको नहीं लगा था, लेकिन एक बार एक वेटर का स्लिप हो गया था वायर उसकी स्लीव्स के नीचे से, तो मतलब इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि जो वेटर हैं वो भी वायर पहन के आ रहे हैं। और ये हमारा क्योंकि कुछ लोगों के घर में भी वो मिले थे प्लग पॉइंट्स वगैरह में कहीं छुपे हुए हिडन माइक्स, तो मतलब इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि आपकी 24 घंटे की लाइफ जो है उनकी निगरानी में है। मैं आपको सुन रही थी, आप ये भी बता रही थी कि फ़ोन पर हमें एक दूसरे को झूठ कहना होता था कि 9 बजे मिलेंगे, जबकि मिल रहे होते हैं 8 या साढ़े 8 बजे। जी, मतलब क्योंकि आपके पास प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं बचती। ऐसे जब अगर कोई हर जी। समय आपको फॉलो कर रहा है, तो आपकी लाइफ में बिल्कुल प्राइवेसी नहीं बचती। अब कभी आप अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना चाहते हैं, तो वो संभव ही नहीं होता था, क्योंकि उनको पहले से पता होता था, वो पहले से आपके पीछे लग जाते थे। तो ये हम लोग कभी कभी करते थे कि जैसे पहले से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हम 8:30 बजे या 8 बजे निकल लेंगे, लेकिन फ़ोन पे जानबूझ के एक दूसरे को कहेंगे कि हम 9 बजे निकलेंगे, ताकि वो सुन ले कि ये लोग 9 बजे निकलने वाले हैं। तो वो 9 बजे के हिसाब से जब आएंगे तो देखेंगे कि ये लोग तो ऑलरेडी जा चुके हैं, पर कहीं ना कहीं से वो लोग हमें ढूंढ ही लेते थे। एक आध बस ऐसा मौका पड़ा होगा जो कि हमें नहीं ढूंढ पाए वो, लेकिन बाकी जनरली ये था कि वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते थे हमें और पहुंच जाते थे। मैम, कई विषयों पर आप अपने हमारे सहयोगियों के सवाल के जवाब दिए हैं। वहीं से मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरीके की स्क्रूटनी या वो बात हो रही थी, आप लोगों के या डिप्लोमेट्स के घर भी बग कर दिए जाते थे, इस बात की आशंका रहती थी आप लोगों को? कैसे इंश्योर करती थी आपकी बग नहीं है हाउस? देखिए, ये इंश्योर करना तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ। तो आप ये इंश्योर नहीं, मतलब दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट कि आप इंश्योर करें कि बग नहीं है। ये ज़रूरी है कि आप ऐसी कोई भी बात ना करें जो कि कोई अगर बग के ज़रिए सुन रहा है तो उसके लिए वैल्यू आइटम तो हमारे लिए वो कोई ओके। गलत बात निकल जाए। हम्म। तो आपको कोई भी बात करते वक्त वहाँ बहुत सावधान रहना पड़ता था। यही नहीं, आप अब जैसे आप किसी फंक्शन में गए और आप लोगों से मिल रहे हैं, तो कोई गलत किस्म का आदमी आके आपके साथ हाथ मिलाए और कोई जन उसकी फ़ोटो ले ले, तो आपको उसके लिए भी केयरफुल रहना पड़ता था कि आपके आसपास कौन है। और आप कॉकटेल में गए, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं ये सोच के कि यहाँ तो हम सेफ हैं, क्योंकि ये तो बड़ा काफ़ी यहाँ लोगों का जमघट है, यहाँ कौन बगिंग कर रहा होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है और उसको देखने में लग रहा है कि वो भी गेस्ट है और किसी के साथ खड़ा हुआ है, पर ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ वहाँ आपकी बात सुनने के लिए खड़ा हुआ है। तो कभी आपने ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए नहीं, महफिलों में? मैं तो आइडेंटिफाई तो नहीं किए मैंने, लेकिन मुझे इस बारे में पूरी तरह से कॉशन कर दिया गया था।
तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको हर समय इस बात के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा तो कभी कि जीवन में लगा मैम कि आज तो आप भी किडनैप हो जाइएगा? नहीं, ऐसा तो वही समय था जब हम लोग वहाँ जा रहे थे, जो इन्होंने अभी निधि ने हाँ। बात करी थी, जी जी जी। जब मैंने अपनी बिंदी छुपाई। किडनैप होने का तो नहीं था, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड थे जिनकी हम सगाई में जा रहे थे, और उनके फ्रेंड हमको खुद लेके जा रहे थे। तो किडनैप करेंगे ऐसा तो नहीं लगा, लेकिन ये ज़रूर था कि अगर पकड़े जाते, फौज वाले कोई रास्ते में रोक लेते, हाँ तो क्या हश्र होगा ये कहना मुश्किल था। पर अपने लिए तो नहीं, लेकिन बच्चों के लिए मुझे बिल्कुल। डर ज़रूर था। ना सिर्फ हमारे बच्चे, बट पूरे हाई कमीशन के बच्चे, क्योंकि बच्चे जाते थे स्कूल, और जब ये यूएस ने मिसाइल अटैक किए थे ओसामा बिन लादेन के अड्डे पर, तो उस वक्त सब अमेरिकन तो वहाँ से उनको ऑर्डर हो गया था, वो लोग सब वापस चले गए थे। फैमिलीज़ वगैरह सिर्फ उनका यहाँ पर इस्लामाबाद में, वहाँ पर उनका सिर्फ एसेंशियल्स जो स्टाफ थे वो रह गए थे। और स्कूल भी पहले तो बंद हो गया, फिर उन्होंने मतलब छोटा लिमिटेड हाँ, हाँ, उसमें स्कूल चलाया, जिसमें हमारे बच्चे वैन में जाते थे। तो मुझे उस वक्त इस बात का काफ़ी ये रहता था कि भाई कभी अगर ये बस ही किडनैप कर ली किसी ने, तो मतलब विद इन फ्यू आवर्स तो वो अफगानिस्तान में होगा। बस जब तक आपको पता चलेगा, हाँ तब तक तो और उस देश में आप किसकी मदद लोगे कि हमारे बच्चों को किसी ने, मतलब पुलिस कितना कोऑपरेट करेगी, आई डोंट नो। वो तो इंडियंस को लेकर वैसे भी वो लीस्ट बॉदर लेकिन बॉदर्ड अगर होते होंगे। बच्चे किडनैप हो जाएं तो आई होप कि वो करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वो भी करेंगे, क्योंकि वो वही आपके साथ वही होने देना चाहते हैं जो उनके प्लान में है। प्लान में एग्जैक्टली कोई उनके नैरेटिव को खराब करे ऐसी कोई हाँ, चीज कोई नहीं होगी। इंडिपेंडेंट बाहर से कोई इसमें कोई हस्तक्षेप करे तो वो भी नहीं चाहेंगे। तो आई होप कि ऐसा नहीं करेंगे वो, और आई होप कि जो वहाँ बच्चे हैं वो सब सेफ रहेंगे। लेकिन उस वक्त मुझे डर लगता था, जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते थे तब तक मुझको लगता था कि ये बहुत ही। मैम थोड़ा सा आपके किताब के कुछ बहुत दिलचस्प हिस्से हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, जिन पर मैं चाहूँगा कि कुछ सवालात कर लूँ आपसे मैं। एक तो ये मैम कि क्या 1999 में ये सिर्फ और सिर्फ मुशर्रफ की सनक थी जो दो देशों को जंग तक लेके आई, या इसके पीछे आपने कोई और डिप्लोमेटिक लाइन पढ़ा कि अरे यहाँ अगर ये सब कुछ सॉल्व हो गया तो फिर पाकिस्तान की फौज मक्खी मारने के अलावा करेगी क्या? ये वहाँ के लोग ही कहते थे, मतलब जो कुछ लोग जिनके साथ हम लोग थोड़ा करीबी रिश्ते बन गए जिनके साथ, तो वो खुद ही ऐसा कहते थे कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी फौज की क्या ज़रूरत है, कहाँ कौन है पाकिस्तान का दुश्मन, कहाँ पे उसको सुरक्षा की ज़रूरत है। तो ये पाकिस्तान की फ़ौज के लिए ज़रूरी है कि एक दुश्मन बना रहे। अगर दुश्मन होगा तो फ़ौज होगी, अगर दुश्मन ही नहीं होगा तो जैसे आपने कहा कि मक्खी ही मारनी पड़ेगी उनको, तो इतनी बड़ी फ़ौज की क्या ज़रूरत है। और वो इतनी बड़ी फ़ौज है, उसकी इतने पर्क्स हैं, इतने प्रिविलेजेस हैं, इतनी पावरफुल है, तो ऑब्वियसली ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाता है। अब कारगिल सिर्फ मुशर्रफ ने प्लान किया और कारगर किया, या इसमें नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जब थे तो उनको ब्रीफ किया गया और वो भी इसमें मतलब कॉम्प्लिसिट थे, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कारगिल के बाद फौज की तरफ से जो आते थे स्टेटमेंट्स, मतलब नॉट ओपन स्टेटमेंट्स, पर हाँ, उनके जो जर्नलिस्ट वगैरह या कोई उनके हाँ, मीडिया में ऑफ द रिकॉर्ड्स जो with वो जो चाहते थे briefing कि का- प्लांट हो जाए। जो हाँ, तो उसमें वो उनका यही कहना था कि हमने तो इनको ब्रीफिंग करी थी, इनको तो पूरी नॉलेज थी, इनको तो सब पता था। और दूसरे जो नवाज शरीफ के तरफ से जो इस तरह की जो स्टोरीज ऑफ द रिकॉर्ड वाली हाँ हाँ जो आती थी, तो उसमें ये होता था कि इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं था प्रधानमंत्री को, ये तो कुछ मुशर्रफ और उनके कुछ जो जनरल्स थे ये उनकी प्लानिंग थी। तो ये कहना तो मुश्किल है कि दोनों का रोल था या सिर्फ मुशर्रफ का रोल था। पर ये ज़रूर है कि इससे जो भी माहौल बना था,
जो भी उम्मीद जगी थी कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कोई बदलाहट आएगी, वो बिल्कुल तहस नहस हो गई। और वो एक भारत के लिए आई थिंक ऐसी सीख है जो हम उसको भूल ही नहीं सकते। मैम 99 को लेकर एक सवाल और लूँगा। जी। आमतौर पर जब हम पाकिस्तानी अवाम को सुन रहे होते हैं, तो वो बड़े गर्व से वो बता रहे होते हैं कि जी 65 भी हमने जीत लिया, 71 भी हमने जीत लिया, 99 भी हमने जीत लिया। ये क्यों है? मतलब एक मुल्क जो कभी जंग जीता ही नहीं अपने इतिहास में, उनके बच्चों को यही लगातार पढ़ाया जा रहा है कि आप सारी जंगें भारत के खिलाफ जीतते रहें। जबकि मतलब सॉरी टू से दैट वर्ड, लेकिन मतलब 93,000 फौज की पैंटें उतर गई थी यहाँ पे, इसी देश की ज़मीन पर। तो ये इतना एम्बैरेसमेंट है, फिर भी उसको वो प्राउडली कैरी क्यों कर रहे होते हैं? मतलब उनके देश के 2 हिस्से बन गए। अब फिर भी अगर वो ये कहें कि वो जंग जीत गए, तो मतलब इसमें कोई कैसे विश्वास कर सकता है? और ये बात सच है कि वहाँ पढ़ाया ऐसे ही जाता है। जैसे जो कारगिल हुआ, तो उसमें उनका ये एक कहना है कि हमने तो इतनी बड़ी फ़ौज को रोक के रखा, हमारे कुछ मुजाहिदीन थे, उन्होंने इतनी बड़ी फ़ौज को एक हमने नाक में दम कर दिया भारत के, और इतनी मेहनत करनी पड़ी। पर एक्चुअली हमारे कोई फ़ौज है, जो हमारी भारत की जो फ़ौज है, उसने हर चीज़ वापस लड़ के ली। ऐसा नहीं है कि कोई उनकी किसी जगह पर कोई जीत हुई, लेकिन अब वो प्रोजेक्ट ऐसा करते हैं, क्योंकि फेलियर कौन एक्सेप्ट करे मतलब ना दे वहाँ। शुड बी थैंकफुल कि आज भी लाहौर में वो लोग बैठे हुए हैं, जो कि एक वक्त जहाँ तक हम गए, पीर पंजाल के रेंज में हम गए, और वो भी हमने फिर खाली किया। ये हमारा बड़प्पन था, लेकिन वो बार बार इतिहास को अपनी तरीके से रीराइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनके दिल में ये टीस है, वो इसीलिए ये अब तक कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल कुछ तो हासिल कर ही लें। एक्चुअली मॉथ ईटन इंडिया, ये तो पुरानी उनकी मतलब कि भारत का नक्शा ऐसा हो जैसे कि कोई कीड़े ने जगह जगह उसको खा रखा हो। तो भारत का नक्शा ऐसा हो, ये वहाँ उनकी मतलब ये पुरानी उनकी सोच है, ख्वाहिश है उनकी। पुरानी ख्वाहिश है उनकी, जो कि भारत ने संभव होने नहीं दी है, बल्कि उनका नक्शा अलग हो गया है। तो वही है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट फौज का है, जब तक कि वो अपनी पकड़ ढीली नहीं करें, या वहाँ के लोग उस पकड़ को ज़बरदस्ती ढीला ना करें, तब तक वही करते रहेंगे जो मैम, उनके विद इंटरेस्ट में है। 38 ईयर ऑफ योर एक्सपीरियंस, जिस हम वो मैपिंग की बात कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान नाम का एक और देश बनता हुआ वाकई में दिखता है क्या, या ये सिर्फ हम इंडियंस की ही थ्योरी है? नहीं, बलूचिस्तान में एलियनेशन तो डेफिनेटली है। और मैंने उनके लोगों को, क्योंकि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसमें मैंने उनको कहते सुना कि भाई आपको न्यूक्लियर टेस्ट करना था, तो आपको हमारी ज़मीन ही मिली टेस्ट करने के लिए, आपने आके वो हमारी जहरीली ज़मीन बना दी, जो कि दशकों तक अब हमारे लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बलूचिस्तान में डेफिनेटली एलियनेशन तो है, लेकिन वो बलूचिस्तान कोई कल को इंडिपेंडेंट देश बनने जा रहा है या नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे तो इसके बारे मतलब मुझे तो आइडिया नहीं है बलूचिस्तान के इस करंट परिस्थिति क्या है, और इस इशू की करंट सिचुएशन क्या है, वो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकती। मैम, अब आते हैं, चूंकि आप इस्लामाबाद थी, और जितना मैंने पढ़ा है कि आपके पति जो हैं श्रीमान, वो भी वहीं थे, वो भी डिप्लोमेट थे, और कांधार हाईजैक की घटना होती है। ये उन व्यक्तियों में से पहले व्यक्ति होते हैं जिनको कहा जाता है कि ओके, आप असाइन हुए हैं, आपको हाईजैकर्स से बात करनी है। तो पहले तो बतौर एक पत्नी, जिसको ये जानकारी दे रहे होंगे उनके पति कि सुनो, मुझे काबुल जाना पड़ेगा, कांधार जाना पड़ेगा, हाईजैकर्स से बात करनी है, तो पत्नी की इनसिक्योरिटीज़ क्या थी? एक्चुअली जब ये हुआ था हाईजैकिंग, IC-814 की जब हाईजैकिंग हुई थी, तो फाइनली जहाज़ कंधार पहुंचा। लेकिन जहाज़ कंधार पहुंचा, उसके हमारा हाई कमीशन तो उसके बहुत पहले से फुल अलर्ट में आ गए थे।
क्योंकि जब भी हाईजैकिंग तो होती है तो उसमें कहीं ना कहीं अक्सर ऐसा होता हाँ था कि हाँ पाकिस्तान का पाकिस्तान डिक का इन्वॉल्वमेंट या जी जी पाकिस्तान जी पहुंच गए या लाहौर पहुंच गए। हाँ उसके पुराने रिकॉर्ड्स भी ऐसे वो ही हैं। पुरानी जो रिकॉर्ड है तो वो मैं उसकी पूरी लिस्ट मतलब पब्लिक सोर्सेज से लेके मैंने किताब में उसको डाला है। तो हाई कमीशन में तो हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हो चुके थे तब तक। ये जब डिसीजन हुआ भारत सरकार का कि घनश्याम को कंधार सबसे पहले भेजा जाए, तो हाई कमिश्नर थे जी पार्थसारथी, उन्होंने हमें फ़ोन करके अपने घर बुलाया। तो हमारा घर उनके बिल्कुल बगल में था, 90 डिग्रीज़ के एंगल पे था, हमारा इस सड़क पे था, उनका इस सड़क पे था। तो उन्होंने 10 बजे का, आई थिंक 10 बजे का टाइम था या क्या, तो रात उन्होंने में रात में अच्छा तो उन्होंने बुलाया, तो हम लोग भी दोनों पहुंच गए कि पता नहीं अब क्या हुआ। ऐसा क्रिसमस का टाइम था ना, वो क्रिसमस न्यू ईयर टाइम था, तो बहुत से लोग तो बाहर इंडिया आए हुए थे बच्चों के साथ, तो हमारी स्ट्रेंथ भी हाई कमीशन की काफ़ी कम थी। तो जब हम पहुंचे तो हाई कमिश्नर ने ये कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि आपको वहाँ जाना है। तो मुझे उन्होंने कहा कि सॉरी रुचि, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे तो मतलब आई हैव टू सेंड हिम। तो मैंने इस एक्चुअली डर तो लगना चाहिए था पर लगा नहीं। तो मैंने उसको बाद में एनालाइज करने के लिए सोचा कि मुझे डर क्यों नहीं लगा। तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि कई जब से मतलब शुरुआत से जो मैंने पॉलिटिकल काम वहाँ शुरू किया था, तो अफ़गानिस्तान के बारे में भी रिपोर्ट करना मेरा ही काम था। तो पढ़ते थे और समझने की कोशिश करी, और भारत में भी अफ़गानियों के प्रति हमारे, चाहे काबुलीवाला की स्टोरी हो, रविंद्रनाथ टैगोर की, या जो हमारी यंग एज से जो परवरिश हुई, तो उसमें अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए हमारे कोई ऐसा नेगेटिव भावना कभी भी नहीं रही भारत में। तो दूसरी चीज़ ये कि वहाँ एक पश्तून वली की ट्रेडिशन है, जिसके बारे में हम अपने बचपन से हमने सुना है कि घर आए मेहमान को वो पूरे हिफाजत करते हैं। तो ये सब के चलते मुझे लगा कि शायद यही सब कारण थे जो मुझे लगा कि अफ़गानिस्तान में मेरे पति के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिर वो जाते हैं मैम, और आप जब अपनी किताब लिखती हैं तो आप उनके हवाले से लिखती हैं। मुझे लगता है कि फर्स्ट हैंड से भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव नहीं, इंफॉर्मेशन। उन्होंने ही लिखा है। जो जो हाईजैकिंग वाला चैप्टर है वो उन्होंने खुद लिखा है। हाँ, वो मैंने नहीं लिखा, बिकॉज मैंने उनको परसुएड किया कि ये एक तो लास्ट ईयर ये किताब निकली है, तो लास्ट ईयर 25 साल पूरे हो रहे थे हाईजैकिंग के। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये सब जितना भी कह सकते हैं, हर चीज़ तो बता भी नहीं हाँ सकते, डेफिनेटली पर जो भी कह सकते हैं अपने लोगों को से साझा तो करना चाहिए हमें। बिल्कुल मैम। तो मैम उस किताब में उस चैप्टर के अंदर 2 बार लाल रंग का जिक्र आता है, जिसको लेकर अमूमन मतलब मुझे लगा कि वो किताब का वो हिस्सा है जिसके बारे में उस सीक्रेट को सभी अनफोल्ड होते हुए देखना चाहेंगे कभी ना कभी। तो लाल बैग में क्या था मैम? और प्लीज अब आई हैं तो बता दीजिए कि लाल पजेरों में कौन बैठा हुआ था मैम? नहीं, एक्चुअली सच में हमें तो पता नहीं है, हम तो गैस कर सकते हैं कि लाल पजेरों में कौन बैठा था, क्योंकि घनश्याम ने तो ये अपनी आँख से देखा कि वो लाल रंग की पजेरों और लाइट ऑन करके, और जो एयरक्राफ्ट का जो होल्ड था उसके ऊपर लाइट फोकस किया हुआ था। तो गाड़ी में कोई बैठे हुए थे, उसके शीशे डार्क थे, हाँ तो आपको बाहर से नहीं पता चलेगा कि गाड़ी में अंदर कौन बैठा है। हो सकता है कि जो हाईजैकर्स थे उसमें से कोई बैठा होगा, और होल्ड में से कोई आदमी एक के बाद एक लाल रंग के अलग अलग बैग्स दिखा रहा था, पॉइंट आउट कर रहा था, और ऑब्वियसली उनको जब तक ये वही हिस्सा है जिसपे अजीत डोभाल के किसी ने कान में कहा कि आपके जी लिए नए साल का तोहफा है। जी 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 तो हाँ, तो इसीलिए वो उस लाल बैग की तलाशी। तो उसमें उनके कागज भी हो सकते थे, अच्छा। उसमें बम भी हो सकते थे, उसमें क्या था ये तो, क्योंकि उन्होंने ये सूटकेस तो हमें दिया नहीं, तो घनश्याम ने तो कोशिश भी करी, बल्कि फ्लाइट भी छोड़ दी अपनी, और वहाँ रुके रहे कि भाई ये सूटकेस आप हमें वापस करिए, लेकिन कोई आया ही नहीं फिर एयरपोर्ट। और फिर घनश्याम के पास कोई आया और उसने धीरे से कह दिया कि देखिए कोई आएगा नहीं आपसे अब मिलने, और ये उन्होंने आपके लिए तोहफा भिजवाया है, उसमें कोई पिस्ता विस्ता ऐसी कुछ चीज़ें थी
कि ये बच्चों के लिए, क्योंकि वो सबको पता है कि आपको टाइम तो मिला नहीं बाजार जाने का, तो आपने अफगानिस्तान से बच्चों के लिए तो कुछ लिया नहीं होगा, तो ये आपके लिए है, और बस लाल बैग के बदले में पिस्ता पकड़ा दिया उन्होंने। बस। तो मैम संभावित तौर पे जितना आकलन है वो ये है कि मे बी उनके ओरिजिनल पासपोर्ट्स हो या सकता है कि उनके पासपोर्ट रहे हों, हो सकता है कोई कागज रहे हों, मतलब कुछ ना कुछ उनकी ऐसी पोजेशन रही होगी जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, प्रूव किया जा सके, तो ऑब्वियसली वो उसको नहीं छोड़ सकते थे। तो मैम तब का जो तालिबान था और अब का जो तालिबान है, कभी वो पाकिस्तान का यार हुआ करता था, आज के वक्त में दोनों एक दूसरे को देखना तक सही नहीं समझ रहे हैं, तल्खियां बहुत बढ़ गई हैं। ये अच्छा है भारत के लिए, भारत भी डिप्लोमेटिक मिशंस के जरिए धीरे धीरे संपर्क में आ रहा है तालिबान से। देखिए, एक कहावत है कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त, और आपके पड़ोसी का पड़ोसी वो भी आपका दोस्त। सो अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो भारत के साथ, भारत के अफ़गानिस्तान के रिश्ते के साथ, जो अफ़गानिस्तान से जो रिश्ते हैं वो अगर अच्छे हैं तो भारत के, दैट इज़ इन ए वे कहा जाए कि वो लॉजिकल ही है। और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में कॉमन बॉर्डर है, तो जब आपका बॉर्डर कॉमन होता है तो आपकी कोई ना कोई समस्याएं, कोई ना कोई इश्यूज निकलते ही रहते हैं। तो ये मतलब एक ना एक समय तो होना ही था कि जो कितने, मतलब ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान में वो कितने दिन उसको हाँ, hold कर। सबऑर्डिनेट बने रहेंगे, हाँ, तो कोई ना कोई समय तो आना ही था जब वो भी कहेंगे अरे ये बॉर्डर पे ये मुझे मिलना चाहिए, या तो ऑब्वियसली अब वो समय। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो जैसे उन्होंने जो ये जो मशीनरी क्रिएट करी कि आप जाइए वहाँ, इंडिया जाइए और वहाँ सो कॉल्ड जिहाद करिए, हालांकि मैं तो इसको जिहाद, टेररिज्म के अलावा मुझे लगता है कि दूसरा कोई शब्द यूज़ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जिहाद नहीं है, ये टेररिज्म है। तो पर उन्होंने जो मशीनरीज की क्रिएट करी उसको उन्होंने जिहाद का नाम दे दिया, और उसमें जिस किस्म के, मतलब ऑब्वियसली फिर उसकी जो आइडियोलॉजी, उनको फिर लोग जो ये काम कर रहे हैं उनको फिर ये लगने लगा कि ये तो पाकिस्तान ने खुद ने नहीं फॉलो कर रहा है, तो देन ऑब्वियसली फिर वो चाहेंगे कि यहाँ भी परिवर्तन आए, पहले आप अपने घर में परिवर्तन करोगे। तो जो मुसीबत वो हमें भेजना चाह रहे थे, ऑब्वियसली अब वो मुसीबत उनके घर में है, वो तो आनी ही थी। हाँ, और अब वो देर आ भी सवेर। गई है। तो वो मैम वो बात तो वही है ना कि भाईचारे में पाकिस्तान कब तक भाई बना रहेगा, कभी तो उसको चारा भी बनना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मतलब अफगानिस्तान के लोग भी तो फिर कभी ना कभी वो भी उनके जो इश्यूज हैं वो कभी ना कभी तो बाहर निकलेंगे ही। मैम एक आध और सवाल मुझे आपसे जानने हैं, चूंकि कांधार हाईजैक को लेकर अच्छा खासा बातचीत है आपकी किताब में, हम चाहेंगे कि हमारे जब दर्शक इस बातचीत को सुने तो उस किताब को भी पढ़ें। मैम एक पॉलिटिकल सवाल है मेरे मन में, क्योंकि कांग्रेस की एक सरकार है जिसके ऊपर कई सारे पॉलिटिकल एलिगेशंस होते हैं, एक बीजेपी की सरकार है जिसके ऊपर कई तरह के अलग अलग पॉलिटिकल एलिगेशंस होते हैं। बतौर डिप्लोमेट जवाब भी डिप्लोमेसी वाला ही आप देंगी ऐसा मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी किसके कार्यकाल में काम करना क्वाइट टफ, क्वाइट चैलेंजिंग? मैं जब इस्लामाबाद में थी तो बीजेपी की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। जब मैं दिल्ली में डायरेक्टर पाकिस्तान थी तो उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी, और जब मैं लंदन में थी तो उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी। तो जब पाकिस्तान से मैंने डील किया तो उस वक्त मुझे मतलब एक ही पार्टी की सरकार के साथ डील करना पड़ा, तो मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं उसको कंपेयर कर सकूं, क्योंकि आप एक परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति को, मतलब जब तक सिमिलर ना हो तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब मैं उस परिस्थिति में थी, चाहे इस्लामाबाद में चाहे दिल्ली में, तो ऐसा नहीं है कि सरकार बदल गई, वो सेम सरकार थी। मैम थोड़ा सा इसको और मैं फाइन ट्यून करूंगा सवाल को और एक बार कि एक डिप्लोमेसी हमने साल 2014 तक की देखी और एक डिप्लोमेसी हम साल 2014 के बाद की देख रहे हैं, जिसमें डिप्लोमेसी का अप्रोच
में दिखता है कि हाँ ठीक है, हमारी तुम्हारी दोस्ती हो सकती है, लेकिन भारत हित सर्वोपरि, ये पहले भी रखा गया या अब और ज़्यादा शार्प होकर ये सामने आया है? देखिए, भारत हित सर्वोपरि तो आई थिंक भारत की हर सरकार उसके ऊपर, एंड अगर कोई ऐसा ना होता तो शायद मतलब हम लोग हम उसके साथ हमारा काम करना मुश्किल हो जाता। जब तक भारत का हित सबसे आगे नहीं होगा तो और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक हमारी डिसाइसिव अप्रोच, मतलब कहना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच जो है वो आजकल आपको देखने में मिल रही है। और ये मुझे लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो वाइल डीलिंग विद पाकिस्तान ये ज़रूरी भी है, क्योंकि वहाँ मतलब सिर्फ अब क्योंकि वहाँ के लोग और सरकार के बीच में तो थोड़ा अंतर तो करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ की सरकार जो है ना, वो क्योंकि उसके अपने इश्यूज हैं और अपने चैलेंजेस हैं और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो वो बार बार आपको घसीटना चाहते हैं। और जब तक आप इस पे फर्म नहीं होंगे तब तक आप इसको डील नहीं कर पाएंगे। फर्म होके भी डील कर पाएंगे कि नहीं वो भी कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तो इतने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि वो आपको फिर किसी चीज़ में खींच लेंगे। लेकिन बिना फर्म हुए आई थिंक चांस थोड़ा और कम हो जाता है। मेरा मानना इसमें, मतलब कई लोगों का ऐसा मानना है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं तो हमें बातचीत करना चाहिए, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है कि इसमें बातचीत आप किससे कर रहे हैं और किससे करनी चाहिए, हाँ, ये भी एक्चुअली इसकी भी क्लैरिटी नहीं है। तो आप बातचीत करके कौन सी चीज़ अचीव कर लेंगे? मैम एक आखिरी सवाल हमारी तरफ से उन लोगों के लिए, लड़कियों के लिए या तैयारी करने वाले उन लोगों के लिए जो इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवाएं देश के लिए देना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या डूज डू नॉट्स अगर आप समर अप कर पाएँ, क्योंकि यकीनन ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन 38 साल के एक्सपीरियंस के बाद हम आपसे ये बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात मैं वही बताऊंगी जो मुझे किसी ने बताई थी, किसी सीनियर ने, और वो ये कि ऐसा नहीं है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करनी है आपको तो आप आखिरी के व्हाटएवर 2 महीना 3 महीना 6 महीना आपने तैयारी कर ली या 1 साल तैयारी कर ली, ऐसा नहीं है। आपको शुरू से इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्या हो रहा है दुनिया में, उसके कारण क्या हैं, और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज पे या इंटरनेशनल रिलेशंस के इश्यूज पे, एनवायरनमेंट के ऊपर, चाहे स्पोर्ट्स के ऊपर, चाहे मतलब भारत की इकोनॉमी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में अपना ज्ञान बनाना चाहिए, उनके बारे में प्रो व्यू या दूसरा व्यू क्या कहा जा रहा है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो तभी हो सकती है जब आप अपने एटमॉस्फेयर के प्रति अलाइव हो, जब आप जिज्ञासु हो और जानने की कोशिश आप करें। तो सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अखबार पढ़ने चाहिए, मैगज़ीन पढ़नी चाहिए। वो आजकल इतने सोर्सेज हैं, पॉडकास्ट देखिए, बहुत इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज हैं आजकल, तो उसके थ्रू अपने आप को वेल इन्फॉर्म बनाइए। दूसरे, अपने जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको मेहनत से पढ़िए। सिर्फ कुंजियाँ इस्तेमाल करके, रट्टा लगा के आप सोचें कि मेरे नंबर तो आ गए, मैं तो फर्स्ट डिवीज़न आ गई या व्हाटएवर आ गए, दैट इज़ नॉट इनफ। आपको अपने सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़ ये कि लास्ट स्टेज जो है इसका सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम का, उसका लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप किताबी कीड़ा बन के रह जाइए कि आपने इन्फॉर्मेशन तो पूरी, जानकारी तो आपने पूरी इकट्ठी कर ली, आपको हर विषय के ऊपर आपको नॉलेज है, आप उसको बात कर सकते हैं, और बाकी आपको कुछ नहीं आता।
तो कुछ ना कुछ आपकी हॉबी होनी चाहिए, चाहे आप स्पोर्ट्स करिए, चाहे गार्डनिंग करिए, चाहे सोशल वर्क करिए, मगर कोई ना कोई ऐसा आपका सोशल एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे कि आपकी पर्सनालिटी में दिखाई दे कि आप एक सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं है, पर आपकी ओवरऑल ऑल राउंडेड आपका डेवलपमेंट हुआ है। तो ये मतलब 3 अहम बातें हैं जो कि जो भी सिविल सर्विस के एस्पायरेंट्स हैं उनको आई वुड लाइक टू शेयर। मैम मैं यहीं ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन एक मन में मेरे सवाल आ गया है, माफ़ी के साथ। आजकल हम लोग बड़ा वो रील में देखते हैं मैम कि बड़ा एक आदमी सीरियस बैठा रहता है और वो सवाल दाग रहा होता है। लोग कहते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यूज़ ऐसे ही होते हैं, जब आप जाते हैं सवालों का बॉम्बार्डमेंट हो जाते हैं, वो आपसे ऐसा ट्रिकी सवाल पूछेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा। वाक़ई में ऐसा हो रहा होता है क्या? आपने जब दिया था तो आपसे किस तरह के सवालात हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बोर्ड हमेशा, जो यूपीएससी का बोर्ड है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि जो कैंडिडेट आया है वो उसको रिलैक्स करें, मतलब वो, ताकि वो रिलैक्स होके अपने पूरे कॉन्शियसनेस के साथ वो सोच सके, जवाब दे सके। तो कोई उसको टेंस या उसको इंटिमिडेट करने की कोई? इंटिमिडेट ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं होता है। अच्छा। और ऑब्वियसली ये बोर्ड भी ये बात समझता है कि हर चीज़ के बारे में हर एक को जानकारी नहीं होगी। तो आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप ये भी बता सकते हैं कि इस विषय पे तो मेरी जानकारी नहीं है, तो वो कोई और विषय पे पूछ लेंगे। वो चाहते हैं कि आपकी बेस्ट पर्सनालिटी या आप जो बेस्ट आप है उसको वो बाहर निकाल सकें और समझ सकें कि आपका जो बेस्ट है वो इसके लिए अप्रोप्रिएट, सूटेबल है या नहीं है। तो ये कि वो तो सवाल बंदूक की गोली की तरह, मशीन गन की तरह वो सवाल आ रहे, ऐसा नहीं होता है। तो मैम आपने वक्त दिया न्यूज़ तक के मंच पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे रुचि घनश्याम मैम को, जिन्होंने, जो पहली महिला हैं जिन्होंने बतौर डिप्लोमेट इस्लामाबाद में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने अपना पूरा एक वास्ट एक्सपीरियंस शेयर किया है पाकिस्तान में काम करने का। उसे लेकर उन्होंने अपनी किताब भी लिखी, एन इंडियन वुमन इन इस्लामाबाद 1997 टू 2000, जो कि हम भी कहेंगे कि आप पढ़ सकते हैं अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी, क्योंकि उसका जो भी फर्स्ट हैंड अकाउंट है, जो विस्तार से आप उसमें ये बातचीत पढ़ सकते हैं, ये पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और हम आगे भी इसी तरह के दिलचस्प मेहमान अपने मंच पर लाते रहेंगे ताकि आपकी जिज्ञासा लगातार मंच पर बनी रहे। आप देख रहे थे न्यूज़ तक। धन्यवाद। धन्यवाद।